साथियों नमस्कार। साथियों यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार जो न्यूज़ है ये है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद ए, ज्ञान डी, नैपुण्य एन, पहल यानी कि इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव उठाया गया है कुछ डॉक्टर्स द्वारा, कुछ साइंटिस्ट द्वारा, और सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। हुआ क्या था कि कुछ डॉक्टर्स ने, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आयुर्वेद की किताब से बाहर जाकर के कुछ ऐसी चीजें खोजी, कुछ ऐसी चीजों की स्टार्टिंग करी जिसके जरिए कुछ क्रोनिक डिजीजेस जो लंबे समय तक रोग बने रहते हैं उनका इलाज संभव हो पाया। मतलब आयुर्वेद की किताब से बाहर जाकर के चीजें खोजी जिससे इलाज संभव हो पाया। तो सरकार को लगा क्यों ना हमें आयुर्वेद के मामले में नई खोज, रिसर्च और अनुसंधान को प्रेरित करना चाहिए। तो उस प्रेरित करने की दिशा में यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसे चलाया कब था? नवंबर 2023 से स्टार्ट किया गया है और इसको स्टार्ट किया है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज, नई दिल्ली में है ये, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है ना, इसने स्टार्ट किया। ये कोई नहीं पूछने वाला किसने किया, नाम से पता चल जाता है किसने किया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका कि ये किया क्यों गया है। चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी क्या है, 5 लाख से अधिक चिकित्सक ऐसे हैं, मतलब 5 लाख से अधिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के मामले में आगे आएँ, डॉक्टर्स आगे आएँ। ठीक है, तो और ये किसके हिसाब से काम करते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं? एक है आयुर्वेदिक फॉर्मुलरीज, इसका पालन करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और दूसरा है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इन दोनों को फॉलो करके ये लोग इलाज करते हैं। हम चाहते हैं इससे बाहर भी चीज़ें खोजी जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इलाज जो है बेहतर बनाया जाए। तो ये चीज़ इसलिए आई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है किस लिए लाया गया था। दूसरी न्यूज़ है साथियों, भारतीय भेषज संहिता आयोग, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब ये मामला क्या है कि देखिए, कभी भी कोई दवाई वगैरह बनाई जाती है भारत में, या उसका फॉर्मूला जिस भी तरह से तैयार किया जाता है वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके तैयार किया जाता है। और वो स्टैंडर्ड्स क्या कहलाते हैं? भारतीय भेषज संहिता सेट, ये सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन इन इंडिया। इसको भारतीय भेषज संहिता कहते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो करके ही हम अपने कानून बनाते हैं। ऐसी IPC होती है, उसे फॉलो करके पुलिस वाले अपने नियम बनाते हैं। उसी प्रकार से दवाइयों के मामले में भारतीय भेषज संहिता होती है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, हुआ क्या था कि अभी 2023 में, अक्टूबर 2023 में एक डिस्कशन चल रहा था, फार्माकोपियल डिस्कशन। ये डिस्कशन दुनिया के अलग अलग देशों में चलता है। अभी तक USA, यूरोप और जापान में चलता था। इन 3 देशों के बाद भारत चौथा देश है जहां पर इस तरह का डिस्कशन को चलाया गया है। और 2019 के बाद ये पहला डिस्कशन था और जो भारत में हुआ। मतलब पिछले 4 साल में कोई डिस्कशन ऐसा हुआ नहीं था। तो इसमें हुआ क्या, हैदराबाद में मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में IPC को भी शामिल करवा दिया गया है। यानी कि भारत की जो संहिता है, जैसे मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन की लाइब्रेरी में भी शामिल करवा दिया जाए, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसका पार्ट बनवा दिया जाए, उसी प्रकार से भारत में जो ये भेषज संहिता है इसको PDG, यही, ठीक है, इसके स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करवा दिया गया है। तो सवाल क्या पूछा जाएगा कि ये मीटिंग कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा कि 2023 में ये मीटिंग हुई, तो इससे पिछली मीटिंग कब हुई थी? तो 2019 में हुई थी। ठीक है, 19 के बाद ये पहली मीटिंग है। अच्छा, किन किन देशों में अभी तक करी गई है? USA में करी गई है, यूरोप में करी गई है, जापान में करी गई है। ठीक है साहब। और इसमें WHO की क्या भूमिका है? WHO इसमें ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 खबरें पता चल गई। पहली क्या थी कि आयुर्वेद के मामले में हमें नवाचार लाने के लिए, इनिशिएटिव लाने के लिए, नई नई खोजें करने के लिए एक अग्नि पहल को शुरू किया है। और दूसरी खबर क्या थी कि हमने भारतीय भेषज संहिता, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को शामिल करवा दिया है इंटरनेशनल के ग्रुप में, जहाँ पे डिस्कशन होता है, फार्माकोपियल डिस्कशन होता है। ठीक है, और वो इंडिया में हुआ है अब 2023 में, और इससे पहले 3 देशों में हो चुका है, USA में, यूरोप में और जापान में हो चुका है। पिछली मीटिंग 2019 में हुई थी, इस बार 2023 में हुई थी। 2023 में भारत में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। इतनी बात दिमाग में बैठ गई। अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। देखिए साहब, सरक्का जठारा, इसको मेदाराम जठारा भी कहते हैं, मेदाराम जठारा भी कहते हैं। ये एक मेला है। ये क्या है? मेला है। ये मेला कुंभ के बाद देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के बाद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कुंभ है उसके बाद ये है। ठीक है,
और ट्राइबल के मामले में, जनजातियों के मामले में उनका ये सबसे बड़ा मेला है भारत में भी और एशिया में भी। एक मेला है जो ट्राइबल लोग लगाते हैं, यानी कि जनजातीय लोग लगाते हैं, आदिवासी लोग लगाते हैं, और एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पहली चीज। तो भारत का भी सबसे बड़ा हुआ। दूसरा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुंभ के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा है। बाकी कैटेगरीज को मिला लें तो दूसरा सबसे बड़ा है, ट्राइबल्स में देखें तो पहला सबसे बड़ा है। ठीक है, नाम क्या है? समक्का सरक्का जठारा, ये नाम है, या नाम ये भी आ सकता है मेदाराम जठारा, दोनों आ सकता है। आप कहोगे नाम ऐसे क्यों है, अभी इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको कोया ट्राइब, कोया जनजाति है वो इसे आयोजित करवाती है, और तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की है? तेलंगाना की। सवाल आएगा कोया जनजाति कहाँ की है, हम कहेंगे तेलंगाना की। सवाल क्या आएगा? कोया जनजाति कहाँ की है? तेलंगाना की। कहाँ की है? तेलंगाना की। ये पता होना चाहिए। अब क्या है, मेदाराम एक गांव है, ठीक है, जिला क्या है? मुलुगु, मुलुगु जिला है, और स्टेट क्या है? तेलंगाना। तो ये जो मेदाराम गांव है ना, इसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है, मेदाराम जठारा। अब ये दोनों कौन है? देवियां हैं, इनकी बात करते हैं अभी। ठीक है, समक्का एवं सरलमा, ये दोनों देवी हैं जिनके रेस्पेक्ट में ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, सवाल ये उठेगा ये दोनों क्या है, पूछा जा सकता है, देवियां हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, अभी 2023 में अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये तय किया गया कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2009 में आया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आया था, इसमें एक संशोधन करते हैं और इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ठीक है, इनके नाम पर खोलेंगे, इनके नाम पर, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। समझ गए? तो ये विश्वविद्यालय खोला जाएगा, एक्ट में बदलाव करके विश्वविद्यालय इनके नाम पे खोला जाएगा। ये दोनों कौन है? देवियां हैं। ठीक है साहब, और ये पूरा मामला क्या है? ये एक मेला है, कौन करता है? एक ट्राइब है, कोया ट्राइब है, कहाँ की है? तेलंगाना। ठीक है, ये याद रखना है। कब तय किया गया है? 2023 में तय किया गया है, अक्टूबर 2023 में तय किया गया। ठीक है साहब, चलिए अगली है ट्रेवल फॉर लाइफ। न्यूज है ट्रेवल फॉर लाइफ। अब ये क्या है साहब? देखो, ये एक मिशन है, मिशन लाइफ, ध्यान से सुनना, मिशन है, मिशन लाइफ नाम है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या है लाइफ की? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, फुल फॉर्म है लाइफ की। ये लाइफ वो जीवन नहीं है, ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। ये भारत के नेतृत्व में एक जन आंदोलन तय किया गया है वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया के नेतृत्व में वर्ल्ड लेवल पर जन आंदोलन स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है? मिशन लाइफ। इतनी बात दिमाग में बैठ गई? इतनी बात दिमाग में बैठ गई? अब कब किया गया था? ये COP 26 में किया गया था। COP का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी? UNFCCC की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन, एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के लिए काम करता है कन्वेंशन। इसी के तहत आया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। देखो, UNFCCC के तहत आया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और इसी के तहत आया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट। ये दोनों आपने नाम सुने होंगे अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हो तो, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। और पेरिस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? कि पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है 2100 तक। जब तक ये शताब्दी का अंत आएगा ना 2100, तब तक पूरे अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रुक जाए। ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था 1997 में आया था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था, तो इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस को रोकना, ग्रीन हाउस गैस को रोकना। ग्रीन हाउस गैस रुकेगी तो जो ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। जब हीट कम एब्जॉर्ब होगी तो अर्थ गर्म भी नहीं होगी, जब गर्म नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ग्रीन हाउस गैस रोकने से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक रहे हैं, पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ने दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को रोकने से। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पृथ्वी का तापमान रोको बस, चाहे तुम ग्रीन हाउस गैस कम करो, चाहे तुम पेड़ लगाओ, चाहे तुम सोलर एनर्जी यूज करो, चाहे कुछ भी करो, तापमान रोको। ये वो वाली बात है, बेटा सुबह 4 बजे उठो, 4 घंटे पढ़ाई करो, फिर आधा घंटा ब्रेक करो, फिर जो है फिर 4 घंटे पढ़ाई करो, बस इतना ही खाओ, इतना ही जाओ, इतना ही बात करो। पिताजी लोग नहीं होते हैं, क्यों करो इतना? तब जाके आप PCS बनोगे।
ये पिताजी टाइप की स्टाइल है, ये भाई वाली स्टाइल है। भाई लोग नहीं होते घर में, बड़े भाई बहन, वो कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, जब जगना है तब जगो, जितना सोना है उतना सो, जहां जाना है वहां जाओ, जो करना है करो, बट तुम पीसीएस बन के दिखाओ। वही इनका कहना है। इसमें क्या है, सबको बाध्यकारी लक्ष्य दिए जाते हैं कि यूएसए तुम इतना उत्सर्जन करना, इससे ज्यादा नहीं करना, इंडिया तुम इतना करना, चाइना तुम इतना करना, ऊपर से बता दिया जाता है। यूएनओ बताता है इतना करो इतना ना करो। इसमें यूएनओ कहता है तुम अपनी तरफ से बता दो क्या कर पाओगे। इंडिया बता दो भैया क्या कर पाओगे, जो कर पाओगे बता दो। हाँ भाई जापान तुम क्या कर पाओगे बता दो। तो ये बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये बाध्यकारी है। हाँ, इसलिए फ्लॉप हो गया, ये फ्लॉप हो गया, चल नहीं पाया। डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में टसल हो गई, लड़ाई हो गई। वो कहता है कि हम बाध्यकारी लक्ष्य नहीं लेंगे, डेवलपिंग कहती है कि हमें भी नहीं चाहिए, लड़ाई हो गई। इसलिए इनमें एग्रीमेंट कराने के लिए, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में एग्रीमेंट कराने के लिए ये लाया गया और इसमें कह दिया भैया कोई बाध्यकारी लक्ष्य मत लो, अपनी मर्जी से जो कर सकते हो बता दो। ठीक है। तो यूएनएफसीसीसी क्या करता है, ये हर साल अपनी बैठक कराता है। इसने पहली बैठक कराई थी 1995 में, COP1 बोलते हैं उसे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल बैठक होती है, तो अगले साल होगी तो उसे COP2 बोला जाएगा। पहली हुई थी बर्लिन में, जर्मनी, बर्लिन। COP2 होगी अगले साल, फिर COP3, COP4, ऐसे करते 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 ये COP26 में थी, जो 2021 में हुई थी, और ये ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। तो यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे और इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि मिशन लाइफ स्टार्ट किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ भी करवा देते हैं, कहीं पहुंचते कोई ना कोई नया काम स्टार्ट करा देते हैं, सिलेबस बढ़वा देते हैं। तो चलो साहब स्टार्ट कर दिया। अब जब ये स्टार्ट हुआ तो 2022 में, भारत से स्टार्ट हुआ था ये, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने एकता नगर है गुजरात में, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहां पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया भारत से। और ये कहा कि 2028 तक भारत में 80% गांव और अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय शहरी निकायों को हम जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली बना देंगे। ठीक है। तो 2021 में जो ये 2021 में COP26 हो रही थी, यहाँ मोदी जी ने कहा कि मिशन लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर 2022 में भारत से मिशन लाइफ स्टार्ट कर दिया गया। कहाँ से किया? एकता नगर से। सवाल आएगा कहाँ से किया? एकता नगर से। कहाँ से? एकता नगर से। पूरे विश्व को एक मान रहे हैं ना, एकता नगर। एकता नगर क्यों बोल रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक। ठीक है। वहां से स्टार्ट किया। और हमने क्या लक्ष्य रखा है अपने लिए? हमने कहा देखो वर्ल्ड में ही सबको करना है, सब लोगों ने हामी भरी है, तो अपना देखना, हमने स्टार्ट कर दिया है। हम ये लक्ष्य तय कर रहे हैं कि 2028 तक 80% भारत के गांव और अर्बन लोकल बॉडीज को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना देंगे। ठीक है साहब। भारत ने अपना ये जो कार्यक्रम है लाइफ वाला, इसको NDCs में भी शामिल किया है। आप कहोगे साहब ये NDC क्या है? NDC की फुल फॉर्म होती है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पेरिस एग्रीमेंट बताया था ना, ये वाला, जिसमें यूएनएफसीसीसी ये कह रहा है कि तुम लोग बताओ क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से बताओ भैया तुम क्या कर सकते हो। तो सब लोगों ने अपनी तरफ से बता दिया, देशों ने। तो देशों ने एक चिट्ठी बना करके भेजी, कि लेटर बना के भेजा कि हम ये कर सकते हैं, इतने पेड़ लगा देंगे, इतनी ऊर्जा बचा लेंगे, इतना एमिशन कम कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो पर्चा बना के भेजा था ना कि हम ये कर सकते हैं, उसे NDC बोलते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, कि हमारा राष्ट्र इतना योगदान करेगा। तो वो जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में भारत ने इसको भी शामिल किया, लाइफ को। ठीक है। उसी को NDC बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। ठीक है। तो ये आपकी न्यूज ये हो गई। ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हुए फिर साहब 27 सितंबर 2023 को, ध्यान से सुनना, 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस मनाया, जिसमें ट्रैवल फॉर लाइफ को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। ट्रैवल फॉर लाइफ को। ठीक है। अब पर्यटन मंत्रालय भी कर रहा है, ठीक है, हम वैश्विक रूप से इसे भी लॉन्च कर रहे हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ। ठीक है। आप कर दिया। आगे इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम ये रहेगी, सेंट्रल थीम, जो केंद्रीय इसकी एक तरीके से थीम होती है, वो ये रहेगी, पहल ये रहेगी, सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाओ, सेव वाटर, जल बचाओ, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम मना करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है एक बार इस्तेमाल हो गई, फिर उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप पेप्सी की बोतल पीते हैं,
तो पेप्सी की बोतल आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, एक बार में पी के कुचल के फेंक देते हैं। बड़े लोग हैं भैया। पहले के लोग ऐसे तो थे कि उसे धो के पानी भरने के काम में ले लेते थे। या चाय का कप आता है प्लास्टिक वाला, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। एक बार चाय के कप में आपने चाय के प्लास्टिक के कप में आपने चाय पी, फिर आप फेंक देते हो उसे। वो रिसाइकिल तो होता नहीं है, बेकार हो जाता है, मतलब खुद तो यूज करते नहीं हो आप उसे बाद में। तो उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। तो कह रहे हैं कि ऐसी प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना, हमें ऐसी प्लास्टिक को लाना है जिससे एक तो रिसाइकिल बार बार किया जा सके और दूसरा रीयूज भी किया जा सके। जैसे मिनरल वाटर की बोतल आती है, तो उसको आप बार बार यूज करते रहते हो, तो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है वो। सिंगल यूज प्लास्टिक में स्ट्रॉ आता है, स्ट्रॉ जूस पी रहे हो, स्ट्रॉ लगा के एक बार पी लोगे फिर स्ट्रॉ फेंक देते हो, दोबारा तो यूज करते नहीं। तो उसको भी हम यूज नहीं करेंगे। रिड्यूस वेस्ट, कचरे को कम करेंगे। एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज, जो स्थानीय बिजनेस हैं और समुदाय हैं उनको ताकतवर बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। रेस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, स्थानीय संस्कृति और विरासत को सम्मान देंगे, है ना, रेस्पेक्ट देंगे। और कंज्यूम लोकल फूड, जो स्थानीय भोजन है उसी को कंज्यूम करेंगे। और कंजर्व नेचुरल हेरिटेज, हमारी जो प्राकृतिक विरासत है उसको भी बचा के रखेंगे। ये सेंट्रल थीम है, 8 थीम जो किसके तहत चल रही है, ट्रैवल फॉर लाइफ। ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है, एक वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया पहल है। किसने किया है, पर्यटन मंत्रालय ने किया है, विश्व पर्यटन दिवस पर। ये क्या कब था, 27 सितंबर 2023, 27 सितंबर 2023, 27 सितंबर 2023। ये उसी क्रम में चल रहा है जिस क्रम में मैंने आपको ये बताया था। मिशन लाइफ था ना, ट्रैवल फॉर लाइफ ये वही वाला है, ठीक है। ट्रैवल फॉर लाइफ ये वही वाला है जो मिशन लाइफ के तहत लॉन्च किया, समझ गए। ट्रैवल फॉर लाइफ वही वाली न्यूज चल रही है। मिशन लाइफ तो मैंने समझा दिया, ठीक है, आपके दिमाग में ही बैठ गया था। इसी के तहत लॉन्च किया है ट्रैवल फॉर लाइफ, जो मैंने इधर समझाया है। लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है जी। इतनी बात दिमाग में बैठ गई। चलो, ट्रैवल फॉर लाइफ के 2 सेक्टर होंगे, 2 जगह ये काम करेगा। पहला, सफाई के लिए स्वच्छता बरतनी चाहिए, हर जगह स्वच्छता हो उसको ये इंश्योर करेगा। और दूसरा, विलेज टूरिज्म को बढ़ाएगा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सवाल आएगा कि ये ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है, तो हम कहेंगे ट्रैवल फॉर लाइफ कुछ नहीं है, ये जो है मिशन लाइफ करके एक जन आंदोलन शुरू किया है, भारत की अगुवाई में किया गया है, 2021 में किया गया था। और इसको स्टार्ट तो वैसे पीएम मोदी ने कर दिया था प्रोग्राम को, और ये कह दिया था कि 80% तक विलेज और अर्बन लोकल बॉडीज को हम जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली बना देंगे। लेकिन इसी के अंतर्गत, मिशन लाइफ के अंतर्गत ही ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम चालू कर दिया गया। हमारे पर्यटन मंत्रालय ने इसको स्टार्ट कर दिया है, वैश्विक रूप से लॉन्च कर दिया है। और ये 8 थीमों पर काम कर रहा है फिलहाल, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और इसके 2 सेक्टर हैं जिसमें काम करेगा, सफाई पे ज़्यादा ध्यान देगा, विलेज टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान देगा। बात खत्म। अगली चीज़, अगली न्यूज़ है आपकी इसी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। इसी में एक छोटी सी न्यूज़ दी हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो मैगजीन आती है आई दृष्टि, आंख बनी होती है ना, आई दृष्टि मैगजीन, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी में ये न्यूज़ दी हुई थी ट्रैवल फॉर लाइफ, और उसी में एक बॉक्स बनाया हुआ था छोटा सा, उस बॉक्स में ही ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के बारे में बताया हुआ है। तो हमारे देश में लगभग 27 सितंबर के आसपास की बात है, 35 गांव ऐसे थे जिनको ये अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत, ठीक है। गांव में सबसे ज्यादा पर्यटन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, उसके तहत दिया गया था। तो देखो, ये 2 चीजों को ध्यान में रख के दिया गया। एक तो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत कैसी है, उस गांव में कल्चरल हेरिटेज कैसा है, ठीक है। और दूसरा, सतत विकास के मामले में वो गाँव कहाँ ठहरता है। सतत विकास होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह से विकास के कार्य करना कि जो आज संसाधन उपलब्ध हैं इनसे हमारा तो काम हो ही जाए, आने वाली जनरेशन्स का भी काम हो जाए। इस तरह के विकास को कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें रिसाइकिल, रीयूज, ये सारी चीजें आती हैं। सतत विकास का एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। गाँव तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। गाँव में कोई चीज वेस्ट नहीं जाती। गाँव में अगर गाय का गोबर भी है तो उसे भी यूज कर लेते हैं। रात की रोटी बची रह गई है तो उन्हें भी अगले दिन सुबह किसी न किसी तरीके से नाश्ते के रूप में खा लेते हैं। अगर गांव में क्रॉप का अगर कचरा बचा हुआ है तो उसे भी चारे के रूप में यूज कर लेते हैं। तो गांव का आदमी इतना स्मार्ट है कि हर चीज को यूज करना जानता है। वह खाना खाते हैं पत्तल पे खाते हैं, अगर दावत वगैरह करते हैं तो। आजकल तो वहां भी प्लास्टिक का मामला चल गया है, लेकिन फिर भी गाँव काफी हद तक सस्टेनेबल है। प्लास्टिक का बहुत कम यूज करते हैं, पत्तल का यूज करते हैं ज्यादातर, है ना, कुल्हड़ का यूज करते हैं, प्लास्टिक के कप का यूज नहीं करते। तो गांव काफी हद तक सतत है, सस्टेनेबल है। ऐसे मामले में
कौन सा गांव आगे है, प्लस ये वाले मामले में कौन सा गांव आगे है, उसके हिसाब से पर्यटन को देखा गया और उसी के हिसाब से अवार्ड दिए गए। अवार्ड में 5 गांवों को गोल्ड मिला। गोल्ड जैसे होता है ना, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, तो गोल्ड मिला। 10 गांवों को सिल्वर रजत मिला और 20 गांवों को ब्रॉन्ज कांस्य मिला। ठीक है साहब, किस किस को गोल्ड मिला, हैरान होंगे आप। गोल्ड मिला दावर को, JNK जम्मू कश्मीर। सवाल आएगा किसको मिला, जम्मू कश्मीर को, दावर को। दावर गांव कहाँ पर है, बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में, बांदीपोरा में है ये। ठीक है साहब, उसके बाद समरौली। समरौली कहाँ पर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। ठीक है, समरौली दूसरा। तीसरा दिया गया है रेइक को। रेइक कहाँ पर है, ममित में है, मिजोरम, रेइक मिजोरम। तो सब ठंडे ठंडे से इलाके हैं, यहाँ भी ठंड पड़ती है, यहाँ भी पड़ती है, यहाँ भी पड़ती है। फिर कंथालूर इडुक्की केरल में, यहाँ ठंड नहीं पड़ती। ठीक है, जब भी जहाँ भी टूरिज्म वाला मामला होता है, जनरली पहाड़ ज्यादा होते हैं वहां पर, और जहां भी पहाड़ी क्षेत्र होगा तो पहाड़ी क्षेत्र में गांव बसते हैं। पहाड़ पे कभी आपको शहर नहीं मिलेगा, पहाड़ में गांव मिलता है हमेशा। ठीक है, तो वहाँ के गांव देखने में शहर जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते गांव हैं। मैं तो रहा हूँ काफी पहाड़ों पे, तो मुझे पता है। केरल में भी रहा हूँ, उत्तराखंड में भी रहा हूँ। वहाँ पे गाँव शहर जैसे होते हैं, लेकिन वो कहलाते गाँव हैं। उसके बाद है आपका मंडला, पन्ना, MP में। ये MP का थोड़ा सा वैसा वाला पड़ गया, बाकी सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ये 5 गांव को मिले। दावर याद रखना बस, दावर। ठीक है, जब गांव में किसी को अवार्ड मिलेगा गांव को, तो गांव वाले क्या देंगे, दावत देंगे। तो दावत से याद रखना दावर, दावत से दावर, दावत से दावर। ठीक है, यूपी का कहाँ मामला है इसमें, यूपी को मिले हैं रजत, सिल्वर मिला है, सिल्वर। पुरैना गांव, कुरोना गांव, यूपी के कुरोना गांव को मिला है। कुरोना गांव को रजत मिला है, सिल्वर मिला है। यूपी के कुरोना गांव को सिल्वर मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला ये है आपका भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। अब ये क्या है, ये भी देखिए साहब। हमारे यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़ा बल दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें जो फर्टिलाइजर हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से यूज किए जाएं। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना, ऑर्गेनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी केमिकल ना हो। इस चीज को सरकार बढ़ावा दे रही है। और आपको ये भी पता होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को 100% करने वाला अगर कोई स्टेट है तो वो है सिक्किम। ये भी आपको पता होगा, पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक कॉपरेशन टाइप का बनाया है। जैसे PSUs होते हैं ना, आपने सुना होगा, रिफाइनरीज होती हैं, ONGC होती है, IOCL होती है, NTPC होती है। इसी तरह से कॉपरेशन बनाया है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड मटेरियल को बढ़ाना। ठीक है, तो ये नवंबर 2023 में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसका एक तरीके से वो किया है, एस्टैब्लिश किया है। इसको पंजीकृत किया था जनवरी 2023 में, पंजीकृत जनवरी 2023 में किया था, मल्टी स्टेट कॉपरेशन सोसाइटी एक्ट के तहत, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, बहु राज्य सहकारी जो सोसाइटी अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया है जनवरी 2023 में, लागू करवाया है नवंबर 2023 में। ठीक, इसका काम क्या है, सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना। सहकारिता होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, इन 6 ने अपना पैसा मिलाया और ये ठाना कि हम एक अमूल नाम की कंपनी स्टार्ट करेंगे, और जितना भी दूध तैयार होता है आसपास के क्षेत्रों में उसको इकट्ठा करेंगे, पैक करेंगे और बेचेंगे मार्केट में। ठीक है, तो ये जो कई सारे लोग मिलकर के कोई काम करते हैं अपना अपना पैसा मिला करके, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ बिजनेस, सहकारी मॉडल कहते हैं उसे। तो उसी तरीके का एक स्टार्ट किया है, जैसे वही IOCL वगैरह, PSUs वगैरह होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, 6 उत्पादों को जारी किया गया है जो ऑर्गेनिक हैं, 6 उत्पादों को जारी किया गया है। और आपको पता हो, ये जो मामला है कोऑपरेटिव वाला, ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, ये आती है हमारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ये आती है अमित शाह के अंडर में। अमित शाह,
अभी एक नया मंत्रालय बना है, कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारी मंत्रालय, जो अलग अलग मिनिस्ट्री में कॉपरेशन बिठाएगा। वो भी याद रखना, पूछा जाएगा सवाल। इसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, वो होम मिनिस्टर भी है और उस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। ठीक है। और ये जो 6 उत्पाद हमने जारी किए हैं, ये ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ, ये टैग लाइन है। हम क्या चाहते हैं? एक ही छत के नीचे सारा ऑर्गेनिक मामला आ जाए। तो ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ ये जो स्टार्ट किया है, ये इसी के तहत किया है। ठीक है। तो इतनी न्यूज़ हैं, मुझे उम्मीद है आपको आ गई होगी समझ में। आप इन न्यूज़ को, 4-5 न्यूज़ है, ज़्यादा नहीं, मैं छोटा छोटा लेक्चर ही बनाऊंगा। ज़्यादा बड़े में क्या होता है कि लोग ओवरलोड हो जाते हैं। छोटे छोटे बनाऊंगा, डेली एक लेक्चर डाला करूंगा। इस वीडियो को बार बार देखना और याद करने की, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि गाँव को अवार्ड दिया गया पर्यटन के लिए, पहला कौन था गोल्ड के मामले में? याद करिए, दावर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऐसे करके याद रखना है। ठीक है। वो जो आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक पहल स्टार्ट करी, उसका नाम क्या है? अग्नि। याद रखना है। ठीक है। ऐसे ही अभी एक बैठक हुई थी जो दवाइयों के लिए स्टैंडर्ड्स तय करता है, जो आईपी है, उसकी बैठक कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। और इंडिया में भी कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई। ये पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी खोली गई है। ठीक है। वो किसकी ट्राइब के नाम पे खोली गई है? कोया ट्राइब। कोया ट्राइब कहाँ पर है? तेलंगाना में है। छोटी छोटी चीज़ है, पूछ सकता है। तो आप इसको बार बार देखना। फिर मैं अगला वीडियो कल फिर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।